गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग तीसरे 3 वीडियो हम लोग देखे थे, जिनमें से हम तीसरे वीडियो में हम लोग देखे थे केमिकल रिएक्शन के प्रकार, जिसमें से हम लोग 2 प्रकार हम लोग देख चुके थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कि जुटना और वियोजन अभिक्रिया यानी कि हटना या घटना। आज हम लोग देखेंगे तीसरा केमिकल रिएक्शन देखेंगे, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसे हैं, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया कि ये 2 तत्व मिल करके क्या बना हुआ है ना, एक विलयन बना हुआ। क्या बना हुआ है, एक विलयन बना हुआ है। 2 तत्व मिल करके एक यौगिक का क्या बना हुआ, विलयन बना हुआ है। इनमें से मैंने क्या किया, एक तीसरा तत्व आया और क्या किया, इससे है ना, इससे क्या किया, एक तत्व को हटा करके और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी मिल करके एक क्या बना हुआ है, विलयन बना हुआ है, एक यौगिक का विलयन है। जिनमें से एक सी तत्व आया और इसने क्या किया, यहाँ से ए को हटा दिया और खुद अपना स्थान सी ले लिया, है ना। तो इसके स्थान से इसको हटा करके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी आप डिफिनेशन यहाँ से आप याद कर जाइएगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिए आयरन, है ना, आयरन क्या करे, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक क्या है स्टूडेंट्स, है ना, एक विलयन है ना। कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ एक क्या है, कॉपर और सल्फेट का एक बना हुआ क्या है, विलयन है ना। तो अभिक्रिया जब ये होती है तो यहाँ पर क्या होती है, आयरन सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, जब उनमें से क्या डाला गया, आयरन डाला गया, तो कॉपर सल्फेट से किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ फेरस सल्फेट खुद स्थान ग्रहण कर लिया और कॉपर को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, तो गहरा नीला होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कॉपर सल्फेट है ना, इस कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा इसका रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो इसका रंग होता है नीला होता है। दूसरा, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग हरा होता है। ये जो आपका आयरन सल्फेट आप देख रहे हैं, इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं और फिर ये आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है जो इसमें विस्थापन अभिक्रिया दिया है, या पूछ देगा इसमें निम्नलिखित में से अभिक्रिया को छाटे कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, या एकल विस्थापन है, या द्वि विस्थापन है, या संयोजन है, या वियोजन है। ये आपको पूछ देगा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, किसी एक विलयन से कोई दूसरा तत्व आ गया और उसका स्थान खुद ग्रहण कर दिया और उसको उससे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो गहरा नीला होता है और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में कॉपर धातु को जब डाला जाता है तो सिल्वर को वो क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जब इसमें कॉपर को डाला गया तो इसे क्या कर दिया गया, सिल्वर को हटा दिया और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे था सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर क्या बन गया है, कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे अकेले था क्या, कॉपर, और यहाँ पे अकेले क्या बच गया है, सिल्वर बच गया है। तो यहाँ पर से इस विलयन से क्या किया गया है, सिल्वर को विस्थापित कर दिया गया और विस्थापन किसने किया, तो कॉपर ने किया। तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु, है ना, अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित अभी कर देती है ना। जैसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अम्ल, यहाँ पे कौन सा अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसमें क्या डाला गया, अधिक अभिक्रियाशील धातु किसको डाला गया है, फेरस को डाला गया है। तो इससे क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन को हटा करके अलग कर दिया और उसका स्थान क्या कर दिया, खुद ले लिया। तो हाइड्रोजन जो H2SO4 था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, है ना, उससे क्या किया गया, उसको हटा करके अब उसके स्थान पे खुद कौन आ गया, फेरस आ गया और बना दिया फेरस सल्फेट, और यहाँ पर से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछ देते हैं, है ना, कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
क्या करती है ना, तो हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। क्या करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो मैंने अभी बोला क्रियाशीलता, आप इसको याद कर लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चंस पूछते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, निम्नलिखित में से अभिक्रियाशील धातु कौन है, ये आपको दे देगा। तो यहाँ पे लिख रहा है धातु की सक्रियता श्रेणी में, है ना, ऊपर की स्थित धातु नीचे की स्थित धातु के यौगिक के विलयन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है ना, क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो आप याद रखिएगा कौन सी होती है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद Fe यानी कि फेरस, है ना, और फिर Pb, ये आपका क्या, हाइड्रोजन से ऊपर के आप याद रखिएगा, है ना, ये अत्यधिक क्रियाशील कहलाते हैं। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पूछ देगा आपसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, तो पोटेशियम। लेकिन ये पूछ देगा निम्नलिखित में कौन से अभिक्रियाशील धातु है ना, निम्नलिखित में कौन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो आप इस सीरियल वाइज को आप याद रखिएगा, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और प्लम्बम। फिर ये आपको जो हाइड्रोजन के नीचे के आपको धातु देख रहे हैं, ये क्या होती है, कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, ये हाइड्रोजन से भी कम होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कॉपर है ना, आपका Hg मरकरी है, Ag आपका क्या है, सिल्वर है, Au आपका क्या है, गोल्ड है, औरम है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कॉपर सल्फेट के, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब क्या जाता है, फेरस डाला जाता है, तो फेरस क्या करती है, इस कॉपर सल्फेट, तो आप देखिए फेरस का स्थान क्या है, ऊपर में है, और कॉपर का स्थान कहाँ है, नीचे में है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो फेरस आपका है, वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर से विस्थापित कर देगा। जैसे हम देखते हैं, फिर से हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं, पीछे जो ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, अब फिर से आप इसे देखने की कोशिश कीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में आप ध्यान दे करके देखिए, जैसे यहाँ पर दिया था क्या चीज़ की, ये NO3, यानी कि आपको सिल्वर नाइट्रेट दिया था। तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होते हैं, कॉपर होते हैं, है ना। हालांकि हाइड्रोजन से दोनों कम है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा कौन है, कॉपर है। तो कॉपर ज़्यादा शक्तिशाली है, तो हटा देगा किसको, है ना, वो हटा देगा यहाँ से Ag को हटा देगा, यानी कि सिल्वर को हटा देगा, और खुद उसका स्थान ले लेगा। तो कॉपर यहाँ पर क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट बना दिया, और सिल्वर को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, सिल्वर से। तो सिल्वर से क्या कर देगा, हटा देगा, और उसका स्थान खुद क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसे आप स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं कोई कुर्सी पे, है ना, कोई कुर्सी पे आप क्या है, बैठे हुए हैं, आपके पिताजी वहाँ पे आए, तो हम लोग खुद क्या हो जाते हैं, उस कुर्सी पर से क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, जो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, वहाँ पर से हटा देती है, और उसका स्थान क्या करती है, स्वयं ग्रहण कर लेती है। तो आप इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था, एक यौगिक, इसमें क्या है, दो यौगिक, अपने मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लिखा गया, दी लिखा गया, यहाँ पे द्यू लिखाएगा। जैसे आप ध्यान दिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक क्या है, एक आपका यौगिक बन रहा है दो तत्व से मिलकर के, है ना, या दो मूलक से मिलकर के, और यहाँ पर भी आप क्या कर रहा है, एक यौगिक मिल रहा है दो मूलक या दो तत्वों से मिलकर के। तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे किसी एक तत्व को विस्थापित करके ये हटा देगा, और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ था AB और यहाँ क्या था CD, तो यहाँ क्या बन गया, AD बन गया, यहाँ पर क्या बन गया है, CB बन गया। तो एक दूसरे से अदला बदली कर लिया। जैसे आप ये समझिए, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए एक कुर्सी पे कोई बैठा हुआ, यहाँ पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से ये विस्थापित हो गया और यहाँ से ये विस्थापित हो गया, है ना। तो ये अभिक्रिया कहलाती है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3, है ना, कि विलयन में जब पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है, यानी कि आई डाला जाता है, तो क्या होता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का क्या बनता है, पीला अवक्षेप बनता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, है ना, लेड नाइट्रेट से कौन विस्थापित हो गया, नाइट्रेट विस्थापित हो गया, या Pb आप कह सकते हैं, और क्या बना दिया,
PbI2 बना दिया, यानी कि क्या बना दिया, लेड आयोडाइड बना दिया। लेकिन था ये आयोडाइड कहाँ था, ये पोटेशियम आयोडाइड में था, और यहाँ ये पोटेशियम आयोडाइड क्या बना दिया, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया। क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या हुआ है, विस्थापित, इसमें भी क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, और इसमें भी विस्थापन हुआ है, और दो नए क्या बन गया, तत्व का निर्माण हो गया, दो नए यौगिक का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर कितने बार स्थान पे विस्थापित हुआ है, 2 बार विस्थापित हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है एक अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसके नीचे पेंदी में है ना, जिसके बॉटम में क्या होते हैं, कुछ अवक्षेप बच जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने बताया था कि आपको सिंबल में बताया था कि भौतिक संकेत में हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया में या कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें अवक्षेप बनता है तो उसका सिंबल मैंने क्या बताया था, नीचे का तीर का निशान दिया रहेगा। तो यहाँ पे अवक्षेप किसका बना है, अगर आपसे पूछ देगा अवक्षेप किसका बना है तो आप याद रखिएगा, है ना, PbI2 का बना है, यानी कि लेड आयोडाइड का बना है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे कहा जाता है ना, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब हुआ कि नीचे कोई क्या है, कोई जार है ना, कोई बर्तन है जिसमें अभिक्रिया कराया गया, उसके नीचे पेंदी में बॉटम में क्या हो गया, वो पदार्थ आकर के, वो यौगिक आकर के नीचे क्या हो गया, जम गया या बैठ गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं ना। तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को, है ना, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl के विलयन में डालने से सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में जब क्या डाला गया, NaCl डाला गया, सोडियम क्लोराइड नमक का घोल डाला गया, तो क्या बन गया, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन गया। ये सिल्वर क्लोराइड क्या होती है, नीचे पेंदी में क्या हो जाती है, बैठ जाती है, यानी कि अवक्षेप के रूप में बैठ जाती है, और क्या बन जाता है, NaNO3। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 स्थान पे क्या हुआ है, आपका विस्थापन हुआ है ना, दोनों में सिल्वर नाइट्रेट में विस्थापित हुआ है, और यहाँ क्या है, सोडियम क्लोराइड में विस्थापन हुआ है, और इसमें क्या बना, ये AgCl जो बना है, सिल्वर क्लोराइड जो बना है, वो क्या बना है, उसका सफेद अवक्षेप बना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, व्हाइट होता है, इसी को क्या कहा जाता है, श्वेत होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं उसके बाद से कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं किसे, है ना, उदासीनी अभिकरण क्रिया किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि न्यूट्रल हो जाना। तो आपको पता है कि अगर एक अम्ल और एक क्षार अगर मिलता है ना, एक अम्ल और एक क्षार मिलता है, तो आप सिंपल आप याद रखिए, अम्ल प्लस क्षार बराबर किस चीज़ का निर्माण का होता है, लवण का निर्माण होता है। और जो लवण होता है स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा वो क्या होते हैं, है ना, उदासीन होते हैं। लवण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उदासीन होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर इतना आप समझ गए कि अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है, उदासीन बनाता है, यानी कि लवण बनाता है, और लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनी अभिकरण क्रिया कहेंगे। जैसे अगर आपसे डिफिनीशन पूछ दे तो आप क्या कहिएगा, है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों को यानी कि मूलकों को, है ना, अदला बदली कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण कर रहा है, लवण का, और लवण ही क्या कहलाती है, उदासीन होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये क्या है, अम्ल है, क्या है स्टूडेंट्स, ये अम्ल है, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है, क्षार है ना, ये आपका क्या है, क्षार है। तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या है आपका स्टूडेंट, याद रखिएगा लवण है, और यही क्या होते हैं, उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है, तथा किस चीज का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, NaHCl है ना, ये क्या दिया गया, HCl दिया है ना, ये क्या हो गया है ना, ये आपका क्या दिया गया, HCl दिया गया है ना। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या दिया, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक अम्ल है और एक आपका क्या दिया गया, क्षार दिया। जब दोनों अभिक्रिया करती है तो NaCl जो एक क्या है, लवण का निर्माण करती है, और किसका निर्माण करती है, जल का निर्माण करती है। तो जिसमें लवण का निर्माण होता है, जिसमें किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षारक के बीच होता है तो वह कैसी अभिक्रिया होती है, उदासीन अभिक्रिया होती है, क्योंकि अम्ल और क्षारक या क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं और वो लवण क्या होती हैं, उदासीन होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट हम लोग को जो देखना है वो क्या देखना है, उपचयन और अपचयन। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं, है ना, कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपचयन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अपचयन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। उपचयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। उपचयन का एक और हिंदी में नाम है ऑक्सीकरण, और अपचयन का क्या नाम है, अवकरण, है ना। अपचयन का क्या नाम है, अवकरण। तो हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो। ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन जुटे, ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीजन जुटे, ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। या हाइड्रोजन का वियोग हो, वियोग का मतलब कमी हो, यानी कि हाइड्रोजन उससे क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, हाइड्रोजन कहाँ निकल करके दूसरी ओर जा रहा है, या ऑक्सीजन अगर उसमें जुट रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिएगा कि हम लोग किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब क्या होता है ऑक्सीजन जुटे, ध्यान दीजिए, एक ही वर्ड आप याद रखें, ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन क्या हो, हटे, इसका क्या हो, प्लस हो और इसका क्या हो, माइनस हो, है ना। ऑक्सीजन अगर कहीं जुट रहा है तो क्या होगा, है ना, ऑक्सीकरण होगा, या हाइड्रोजन हट रहा है तब पर भी क्या होगा, ऑक्सीकरण ही होगा। इसका उल्टा जो हम लोग पढ़ेंगे, अपचयन में पढ़ेंगे, यानी अवकरण में पढ़ेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल को आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑक्सीजन का योग यानी कि संयोग कैसे होता है, ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला कौन कौन से। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर यानी कि Cu, और Cu में आपका कौन जुट रहा है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों जुट रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, CuO, क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसका उपचयन हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण किसका हुआ, है ना, तो जिसके साथ जुटेगा या जिससे हटेगा। ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ जुटेगा, कौन जुटेगा या नहीं, जिसके साथ जुटेगा। तो यहाँ जुट रहा है किसके साथ, कॉपर के साथ, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ये ऑक्सीजन जुट रहा है और हट रहा है ना, ये आपका अब उपचयन ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा, ये क्या कहा, ये दूसरा चीज कहलाएगा, है ना, ये उपचायक अपचायक कहलाएगा। हट रहा है किसके साथ और जुट रहा है किसके साथ, ये आपको ध्यान देना है। जैसे हम लोग दूसरा देखते हैं, मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ जुट रहा है किसके साथ, है ना, मैग्नीशियम के साथ जुट रहा है, तब ना MgO बना, और जुट रहा है कौन, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कार्बन को हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुट रहा है। किसके साथ जुट रहा है और किससे हट रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि गंधक का यहाँ उपचयन हो रहा है, यानी कि गंधक के साथ जुट रहा है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे जुट किसके साथ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है ना, सॉरी, और किसके साथ जुट रहा है, सोडियम के साथ जुट रहा है। तो यहाँ पे किसका हो गया, सोडियम का आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो आपको ऑक्सीजन को नहीं ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है कि जुट रहा है किस में, ऑक्सीजन, कॉपर में, मैग्नीशियम में, कार्बन में, सल्फर में और सोडियम में। तो ये सभी आपके क्या हुए, ऑक्सीकरण कहलाए, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का, मैग्नीशियम का, कार्बन का, सल्फर का, सोडियम का हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं हाइड्रोजन की कमी से। हाइड्रोजन की कमी से आप ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने क्या देखा था, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, यानी कि ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन की कमी से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, H2S क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस एवं सल्फर बनाता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, H2S हाइड्रोजन की कमी होगी,
कब? जब क्लोरीन के साथ क्या किया? अभिक्रिया किया। तो H2S से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल करके किस में चला गया? क्लोरीन में चला गया। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल करके कहाँ चला गया स्टूडेंट्स? क्लोरीन में चला गया। कहाँ चला गया? क्लोरीन में चला गया। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ? कमी हुई है ना। हाइड्रोजन की क्या हुई है? कमी हुई है, यानी कि वियोग हुआ, यानी कि यहाँ से हट गया है। तो आप बताइए यहाँ पे अपचयन किसका, उपचयन किसका हुआ? अवकरण किसका हुआ? ऑक्सीकरण किसका हुआ स्टूडेंट? तो H2S का हुआ। किसका हुआ ऑक्सीकरण? H2S का हुआ। मैंने एक ही बात बोला, किस में जाकर के जुटता है और किस से हटता है ना। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में पूछते हैं कि निम्नलिखित में किसका उपचयन हुआ और किसका अपचयन हुआ है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया? ध्यान दीजिएगा, ये आपको NH3 अमोनिया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? ये नाइट्रोजन गैस अलग हो गया और क्या बनाया? जल बनाया। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन हटा है किससे? ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या इसका एग्जाम्पल देख रहा हूँ? हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन की कमी किससे हुआ है? अमोनिया से हुआ है। तो यहाँ पे किसका हो गया ऑक्सीकरण? अमोनिया का हो गया। किसका हो गया? अमोनिया का हो गया। NH3 का क्या हो गया? उपचयन हो गया। तीसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं MnO2 है ना, मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ पे क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से कौन सा निकल गया है? आपका हाइड्रोजन निकल करके कहाँ चला गया है? MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड में, और जल बना दिया और क्लोरीन गैस मुक्त हो गया। तो ये हाइड्रोजन की कमी किससे हुई है? क्लोरीन से हुई है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। हमने ये 2 पॉइंट देख लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा आ गया अवकरण किसे कहते हैं? अवकरण को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। वो आपका क्या था? उपचयन। ये क्या है? आपका अपचयन। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन या अवकरण कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा आप कर दीजिए। ध्यान दीजिए, उसमें क्या था? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। आप इसमें उल्टा कर दीजिए, है ना, आप इसमें उल्टा कर दीजिए। ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि होगी। बस आपको डिफिनीशन याद होगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन का संयोग हो यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो, और ऑक्सीजन का वियोग हो यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो, हम लोग उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं पहला देख रहा हूँ हाइड्रोजन के योग का देख रहा हूँ। जैसे मैंने पीछे देखा था ऑक्सीजन का योग, फिर देखा था हाइड्रोजन की कमी, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी। जैसे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे आप देख रहिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुट रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या बना दिया? HCl बना दिया। वहाँ क्या जुट रहा था? ऑक्सीजन जुट रहा था, है ना। कौन सा जुट रहा था? ऑक्सीजन जुट रहा था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आपको आयोडीन के साथ जुट करके क्या बना रहा है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो यहाँ पे किसका हो रहा है ना, कौन जुट रहा है ना, हाइड्रोजन जुट रहा है। किसके साथ जुट रहा है? ध्यान दीजिएगा, आयोडीन के साथ जुट रहा है। किसके साथ जुट रहा है? क्लोरीन के साथ जुट रहा है। तो आपका अपचयन किसका होगा? अवकरण किसका होगा? क्लोरीन के साथ होगा, क्लोरीन का होगा, आयोडीन का होगा। मैंने एक ही बात बोला, किसके साथ जुटता है और किससे हटता है, बस 2 बात आप याद रखिए, आपको पता चल जाएगा किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के क्या बनाया? जल बनाया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो यहाँ पर किसका हो गया अपचयन? ध्यान दीजिएगा, किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। ध्यान दीजिएगा, नोट करके आप यहाँ पर से एक बात आप ध्यान लीजिएगा, इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा, है ना, नोट करके ध्यान दीजिएगा। इसमें दोनों क्रियाएं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको लूँ, अगर ऐसा मैं समझूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो भी सही है ना, तो भी सही है। अगर मैंने ये सोचा कि हाइड्रोजन जुट रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? ये अवकरण होगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन के साथ, तब ये क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तब ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपका क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस एग्जाम्पल के लिए किस चीज़ में यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन का योग, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अवकरण हुआ है, यानी कि अपचयन हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुटा है। तो जिसके साथ जुटता है उसी का क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है।
चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, है ना, अमोनिया बनाया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुटा है, तो नाइट्रोजन के साथ जुटा है। तो यहाँ नाइट्रोजन का क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपचयन हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसके साथ जुटता है और किससे हटता है, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ जुटता है और किससे हटता है, यही आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आयोडीन है और ये क्या है आपका हाइड्रोजन है। आइए दोनों मिल करके क्या बना दिया, 2Hi, यानी कि मैं ऊपर एग्जाम्पल एक में बताया था, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया और क्या मुक्त हो गया आपका, सल्फर गैस मुक्त हो गया। क्या हो गया, सल्फर गैस मुक्त हो गया। तो आप यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा, यह हाइड्रोजन जुटा है जाकर के किसके, आयोडीन के साथ, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, आयोडीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ। क्या हुआ है, आयोडीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ। यहाँ पर ये गलती से आ गया है सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं इसका दूसरा पॉइंट, जो ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है ना, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की कमी यानी कि ह्रास, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। जब क्या होता है, गर्म कॉपर को, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैंग्वेज में, है ना, जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो लाल भूरे रंग का क्या बनता है, कॉपर धातु तथा जल प्राप्त होता है। जैसे COO कॉपर ऑक्साइड में क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया, तो कॉपर यहाँ पर से क्या हो गया, सिंपल बच गया और ये ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, निकल गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से किससे निकल रहा है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड CuO का क्या हो गया, आपका अवकरण हो गया। उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड और कार्बन, यहाँ पे दोनों अभिक्रिया किया गया, तो जिंक क्या हो गया, अलग हो गया और क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो जिंक ऑक्साइड से किसकी कमी हो गई है, ऑक्सीजन का। तो हटा ऑक्सीजन किससे, तो जिंक ऑक्साइड से, इसलिए अवकरण किसका होगा स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड का होगा। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड अभिक्रिया करती है तो जल बनाती है और सल्फर बनाती है। तो आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की कमी मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी किससे हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड से हुई है, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो गया, आपका अवकरण हो गया, यानी कि अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम बनाती है, मैग्नीशियम अलग हो जाती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है, किससे हुई ऑक्सीजन की कमी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से हुई है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका उपचयन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उपचायक और अपचायक। इसमें भी आपको क्वेश्चन से पूछते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट है जो आप क्या कर लीजिएगा, यादें कर लीजिएगा, एकदम कंठस्थ आप रट लीजिएगा, यहीं से आपके पूछते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना, उपचायक और अपचायक क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, यानी कि जिसके कारण से ऑक्सीकरण हुआ और जिसके कारण से अवकरण हुआ, हमें उसी के बारे में जानना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, अवकारक कहते हैं। उपचायक और अपचायक हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले उपचायक किसे कहते हैं या ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है क्या कहलाता है ना, उपचायक कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचायक। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीजन जो जुट रहा है वो किसके कारण से जुट रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसके कारण से ये हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है किसके कारण से। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ किसका, तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम का, किसमें जुटा, ये अभिक्रिया हुआ किसके कारण से, तो ऑक्सीजन के कारण से न हुआ, इसलिए ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनता। तो यहाँ पे एजेंट का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पढ़ करके नीचे, यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, नो डाउट है, हो ही रहा है। मैग्नीशियम का उपचयन ऑक्सीजन के कारण से हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण से हो रहा है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहता तो मैग्नीशियम का उपचयन होता, जी नहीं होता। तो यहाँ कारण कौन बना, उपचयन करवाने के लिए मैग्नीशियम का कारण कौन बना, ऑक्सीजन बना, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया, आपका उपचायक हो गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत VVI पॉइंट है। अधातु क्या होते हैं, उपचायक होते हैं, एक्सेप्शन में आप याद रखिएगा कार्बन को छोड़ करके, है ना। अधातु क्या होते हैं, उपचायक होते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक होते हैं, एक्सेप्शन में कौन से हैं छोड़ करके,
कार्बन। इसका उल्टा आप याद कर लीजिएगा, है ना, कि अगर आपके अवकारक पूछेगा तो धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवकारक होते हैं। इसके अलावा कुछ उपचायक का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, आप इसे याद कर लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, आपके उपचायक ही है, ऑक्सीकारक ही है। आप याद कर लीजिएगा इसको, ऑक्सीकारक ही है। जैसे आपका क्लोरीन हो गया अधातु है, आयोडीन हो गया अधातु है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, है ना, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया। ये सभी के सभी आपके क्या है स्टूडेंट, उपचायक है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, इन्हीं में से ऑप्शन में से रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपचायक है या अपचायक है, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। दूसरा हमें क्या देखना है, उपचायक किसे कहते हैं, यानी कि अबकारक किसे कहते हैं। यह भी एक एजेंट होगा और जिसके कारण से अपचयन की क्रिया होगा, अबकरण की भी क्रिया होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। जैसे वैसा पदार्थ जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है क्या कहलाती है, अपचायक कहलाती है। जैसा कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से यहाँ पर से क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कॉपर, और क्या बनता है, जल। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल करके बाहर चला आया। तो आपसे पूछेगा अवकरण हुआ किसका, अवकरण की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अवकारक की नहीं, अवकरण की बात कर। अवकरण किसका हुआ, तो CuO का हुआ। किसका हुआ, CuO का हुआ। हुआ किसके कारण, तो हाइड्रोजन के कारण हुआ। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या ये अभिक्रिया हो पाती, इसका CuO का अवकरण हो पाता, नहीं होता। इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, एजेंट का काम किया, तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, अपचायक हो गया। नोट करके यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, धातुएं क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। कुछ जिस प्रकार मैंने पढ़ा था, कुछ उपचायक उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं, कुछ अपचायक। आप याद रखिए, कार्बन मैंने एग्जाम्पल में बताया था, उदाहरण में मैंने बताया था, और नोट करके भी मैंने बताया था वहाँ पे कि जितने भी आधातु होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। मैंने एक्सेप्शन में अपवाद में बताया था कार्बन को छोड़ करके, तो कार्बन आपका क्या होगा, अबकारक यानी कि अपचायक होगा। तो कार्बन हो गया धातु, सोडियम, मैग्नीशियम, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl। आप इन दोनों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि ये सब किस में आते हैं, अबकारक में आते हैं। दूसरा नोट, किसी अभिक्रिया में एक ऑक्सीकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक क्या होते हैं, अपचयित होते हैं। अगर एक अभिकारक मतलब एक साइड अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा का क्या होगा, अवकरण होगा। यानी कि एक के साथ जुटेगा तो दूसरे के साथ क्या होगा, टूटेगा। यानी कि दोनों अभिक्रियाएं होते रहती है ना। यहाँ पे क्या होती है, दोनों अभिक्रियाएं होते रहती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कुछ पदार्थ उपचायक और अपचायक दोनों होते हैं, आप उसे याद रखिएगा। जैसे है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है क्या, O3। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है, O3 ये किसका सूत्र है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा ओजोन का है। किसका है ये, ओजोन का है। ये पूछता है ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखिएगा O3 होता है ना। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखिए ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन के, ध्यान दीजिएगा, है ना, ओजोन के एक अणु में, ओजोन के एक अणु में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ना, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले ओजोन का सूत्र होता है O3, है ना। तो ऑक्सीजन के इसमें कितने परमाणु है, 3 है, O+O+O, तब नहीं ये बनाएगा O3। यहाँ पे कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु होंगे। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स जो अभिक्रिया बना है, ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन। तो रिडक्शन से ले लिया RED और ऑक्सीडेशन से क्या ले लिया, OX। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, रिडक्शन भी हो और क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। यानी कि जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण हो। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, अपचयन यानी कि रिडक्शन यानी कि अवकरण, संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये भी कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीकरण और अवकरण जब एक साथ अभिक्रिया हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुट रहा है। जब हाइड्रोजन जुटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन जुटता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं।
जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो अवकरण, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे इसके हिसाब से दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया को है ना उपपचय अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसमें दोनों अभिक्रिया हो, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं उपपचय अभिक्रिया। अगर आपसे पूछ दें उपपचय अभिक्रिया कहलाती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया उपपचय अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है। एक साइड अगर उपचयन हो रहा है तो दूसरे साइड क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग यानी कि योग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो दूसरे तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का क्या होता है संयोग उल्टा। अगर एक साइड इधर से अगर हट रहा है तो उधर जाके जुटेगा, और इधर अगर जुट रहा है तो उधर से आकर के क्या होगा कमी होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है साथ साथ चलती रहती है। किसी अभिक्रिया में एक ऑक्सीकरण उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक क्या होती है उपचयित होती है ना। यानी कि दोनों अभिक्रियाएं क्या चलते रहती है स्टूडेंट्स, साथ साथ आपकी दोनों अभिक्रियाएं चलती रहती है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग को देखना है, लास्ट पॉइंट देखना है, इसको हम लोग समझना है। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। और पिछले वीडियो मैंने पढ़ा चुका हूँ, है ना, एमपीटी, है ना, एमपीटी का वीडियो मैंने डाल चुका है, उसमें 5-6 वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अभिक्रिया आपको दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है। यहाँ पर से क्या हुआ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया अलग हो गया, और ये ऑक्सीजन कहाँ चला आया यहाँ चला आया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या हुई है कमी हुई है, ऑक्सीजन की क्या हुई है कमी हुई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम लोग कैसी अभिक्रिया कहते हैं, है ना, अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं अवकरण कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या हुआ है हाइड्रोजन का क्या हुआ है वृद्धि हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ ऑक्सीजन जुट गया। तो जब ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हुई। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, यानी कि कैसी अभिक्रिया हो गया रिडक्शन अभिक्रिया हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। तो रिडक्शन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना, ऑक्सीडाइजेशन और रिडाइजेशन दोनों क्या हो रहा है साथ साथ हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, हम लोग इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ना। उपयुक्त, है ना, अपचयन उपयुक्त अभिक्रिया में, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन, है ना, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या होता है ह्रास होता है, इसलिए यह क्रिया क्या हो गया अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, इसलिए यह क्रिया क्या हो गया उपचयन हो गया। यानी कि दोनों तो कंडीशन में यहाँ पर आ गया, है ना। यहाँ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन जल में क्या हो रहे हैं उपचयित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस अभिक्रिया में CuO आपका क्या हो गए उपचायक हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया अपचायक हो गया। दोनों अभिक्रिया दोनों चीज़ों हो रहा है, उपचायक भी हो रहा है अपचायक भी हो रहा है ना, उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। यहाँ पे उपचायक भी है अपचायक भी, यानी हटाने वाला भी है और जोड़ने वाला भी है ना। उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है और अपचयित पदार्थ क्या आपका है कॉपर ऑक्साइड है। अतः जो पदार्थ उपचयित होता है वह क्या कहलाता है उपचायक, और जो पदार्थ अपचयित होता है वह क्या कहलाते हैं उपचायक कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपचयन की अभिक्रिया के लिए उपचायक और अपचयन की अभिक्रिया के लिए हमको क्या चाहिए अपचायक का रहना जरूरी होती है ना। उपचायक के बिना उपचयन नहीं और अपचायक के बिना क्या होगा अपचयन अभिक्रिया नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग ने क्या देखा, हम लोग पांचों अभिक्रियाएं देख लिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन किसे कहते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं। हम लोग एक वीडियो और देखेंगे, और इस वीडियो में अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे, और उसमें हमारा क्या हो जाएगा एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करेंगे MPT यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 5वां एक्सरसाइज है उसका हम लोग क्या डाल देंगे लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर के